अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, कभी ऐसा हुआ है कि आपको इतनी परेशानी या घबराहट लाहक हुई हो कि जो काम आप रोज़ करते हैं वो आपसे गलत हो गया हो? यकीनन ऐसा कई बार होता है कि एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि समझ ही नहीं आता कि ये तो मेरे हाथ का काम है और मैं हमेशा करती हूँ या करता हूँ, तो ये कैसे गलत हो गया। और कभी कभी खुद एतमादी इतनी ज़्यादा होती है कि जो काम नहीं आता, जैसे सांप को हाथ लगाना, बाज़ औक़ात वो भी आप लगा लेते हैं, हालांकि आपका काम नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे काम सरज़द हो जाते हैं जो इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या फिर आपको लगता है कि आप ये काम कर पाएंगे। आज का मौजूद सुखन यही है, खुद एतमादी और घबराहट। कैसे खुद एतमादी आपसे बड़े बड़े काम जो आपको नहीं आते वो भी करवा देती है, और घबराहट वो काम जो आपके हाथ से रोज़ गुजरते हैं बाज़ औक़ात वही आपसे गलत हो जाते हैं। इस पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए मैं दावत दे रही हूँ अदील हाशमी को। आयशा, सबसे पहले तो वेलकम बैक। कितने दिनों के बाद हम प्रोग्राम दोबारा कर रहे हैं, बीच में रमज़ान शरीफ, फिर ईद की ब्रेक आ गई, सो वेलकम बैक। वेलकम बैक टू ईच अदर एंड देन साथियों, हमने जानबूझकर प्रोग्राम का नाम रखा है एक ज़रा सोचने दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बाजू और टांगें और आँखें तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, अब तो उंगलियां इस्तेमाल बहुत होती हैं, लेकिन जो इस खोपड़ी के अंदर भी एक मसल है जो खुदा ने दी है, इसको इस्तेमाल मुझे लगता है कुछ लोग अब कम करते हैं, तो इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रा सा सोचना चाहिए। और सोचना एक ऐसा अमल है कि उस पर को बहुत ज़्यादा हम अपने स्कूलों कॉलेजों में कोई हौसला अफजाई नहीं करते लोगों की। करना चाहिए, सवाल करने चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। ये जो बात की आयशा ने, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, ये नौजवानों में भी और पेरेंट्स में और छोटे बच्चों में तो खैर नहीं, लेकिन जब बच्चे ज़रा बड़े होते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई काम तो हम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस से, कोई काम नहीं कर सकते। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट ही रहूँ, मुझे घबराहट ना हो। उसमें गलती होती है, इम्तिहान के सवाल गलत करता हूँ मैं, ये कैसे है और इसकी कुछ साइंस और नफ्सियात क्या है, तो कुछ कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा सा ये एक आइसबर्ग है, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कि नीचे ये कहाँ तक जाता है और देखते हैं फिर क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, खुदा उसको और अच्छा खूबसूरत करे। एक शख्स है जो बहुत अमीर है और उसकी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, रुपया पैसा है, बहुत सी शोहरत है, लेकिन जब रात होती है तो उसको नींद नहीं आती, उसको बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है, रात भर तड़पता रहता है वो। ऐसी ज़िंदगी चाहिए या एक ऐसी ज़िंदगी कि एक मज़दूर है, छोटी सी कुटिया है, एक दो छोटे छोटे कमरे हैं और दिन भर काम करता है, लेकिन जब शाम पड़ती है तो सुकून से सोता है आराम से और सुबह ताज़ा दम होके उठता है। अब इन दोनों में से कैसी ज़िंदगी चाहिए? अगर आप में ज़रा सी भी समझ बूझ है तो इस मज़दूर की ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि ये पुरसुकून है, इसमें इत्मीनान है, इसमें एंग्जाइटी घबराहट नहीं है। ईलॉन मस्क जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, वो उसका एक इंटरव्यू हाल ही में आया जिसमें वो कहता है कि मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं काश हम भी ईलॉन मस्क होते, और वो कहता है कि अगर ये मेरे सर के अंदर आ जाएं तो देखें कि मेरे सर के अंदर किस कदर घड़मस मचा हुआ है, तो ये कभी ईलॉन मस्क ना बने। वाह। ये इसके ऊपर ज़रा सी कुछ बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे आयशा से एक मुश्किल सवाल पूछना है। अदील, इससे पहले कि आप मुझसे एक मुश्किल सवाल करें, मैं आपकी पिछली बात से ही रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगी। अमेरिका के 12th रिचेस्ट आदमी ने अपना सब कुछ दान दे दिया और वो जाकर उनके जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ रहने लगा। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि मैं जो उनका कॉस्टको है वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं एक आम कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेना चाहता हूँ, एक आम डोनट शॉप से डोनट खा के देखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मज़ा है क्या। कि ये जो जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत सारे पैसे के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में फ़ाइन डाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं होता शायद, जैसा कि आम लाइन में लगकर कॉफ़ी लेना या किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा करना या एक डोनट खाना। तो ये आपकी पिछली बात से मुंसलिक थी बात, इसलिए मैंने कही। जी, अब मुझे ये बताएं कि चूंकि आप भी पाकिस्तान की मीडिया में एक चोटी की फनकारा हैं,
तो आप कब सारा कुछ दान करके तो एक आम आदमी मुझ जैसी ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे? देखिए अदील, मैंने अगर आप समझें तो काफ़ी कुछ दान कर दिया है। अब मुझे थोड़ा कमा लेने दें, फिर उसके बाद दान करके मैं फिर आपकी तरह ज़िंदगी जी लूँगी। आप एक बहुत अहम सवाल करने वाले थे। हाँ, और ये जो मैं सवाल करूंगा आयशा से, ये जब हम गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे और आपके पास आएंगे सवालों के लिए, तो आपने याद रखना है ये सवाल, और फिर आपने भी बताना है कि आपका क्या जवाब है। ये आपने याद रखना है। या खुदा खैर करे। आसान है, आसान। एक स्केल है, उसे कहते हैं कैंट्रिल स्केल। वो बड़ी आसान सी है। आप तसव्वुर करें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, उस आपके सामने एक सीढ़ी है जिसकी 10 पाए हैं या 10 स्टेप्स हैं उसके। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप है, अगर आप अपने आप को इस पर तसव्वुर करें तो आप सोचें कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मुझे घबराहट रहती है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है, आइंदा कुछ सालों में अल्लाह जाने क्या होगा, तो एक थकावट सी महसूस होती है। अगर आप 5वीं या 6ठी सीढ़ी पर हैं, तसव्वुर करें, तो आप सोचेंगे कि हाँ, ज़िंदगी में भी तो काफ़ी कुछ होने वाला है, पर यह भी गुजारे लायक है। लेकिन अगर आप 7, 8, 9, 10वें पीढ़ी के ऊपर हैं, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा रॉक स्टार नहीं हूँ, टॉम क्रूज नहीं हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी जो है ये एक्साइटिंग है। मैं जब रोज़ सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छी दी है, सेहत भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। आपके ख्याल में आप 1 से लेकर 10 तक कौन सी वाली पीढ़ी के ऊपर हैं? देखिए, जो 10 के 10 पायदान आपने बताए हैं, उनमें जो पायदान ये कहता है ना कि ज़िंदगी मुश्किल है लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं उस पायदान पे मौजूद हूँ। तो कोई 6-7 के ऊपर आप हैं? बिल्कुल। कि नीचे से तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन अभी कुछ और ऊपर जाने की गुंजाइश है? बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन नहीं, अल्लाह ना करे आप बहुत ऊपर जाएं, अल्लाह करे आप ज़रा नीचे ही रहें, और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चली जाए बस। बिल्कुल ऐसा ही है कुछ इरादा। मैं भी अपने आप को 7वीं 8वीं पीढ़ी के ऊपर सोचता हूँ। ये जो चीज़ है, ये एक तरह से जिसको इनर रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि हम एक लम्हे में ये सोच सकें कि यार हमारी ज़िंदगी में 100 अच्छाइयाँ 100 बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन हम मजमूई तौर पे कहाँ पर हैं। तो अगर तो आप 1 से लेकर 4 तक किसी पीढ़ी के ऊपर हैं तो फिर तो बहुत काम होने वाला है मियाँ। 5वें 6ठे पे हैं तो बस कुछ सेफ है, लेकिन 7, 8, 9, 10 पे हैं जैसे आयशा हैं तो ये अच्छी जगह है, और भी आगे जाएंगे। अब आ जाएं ये कॉन्फिडेंस और घबराहट जो है, ये कौन लोग हैं भाई, और ये क्यों हमें आज हम पुरेतमाद होते हैं तो कल नहीं होते, परसों फिर होते हैं, तरसों फिर नहीं होते। कोई इम्तिहान आता है तो घबरा जाते हैं, किसी का सामना होता है तो घबरा जाते हैं, और रात भर रिहर्सल करते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने बात करनी है उस्ताद से या किसी दोस्त से, और वहाँ जाके फिर ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ही अदा नहीं होता, जैसे या कोई लफ्ज़ गलत अदा हो जाता है, या लफ्ज़ गलत अदा हो जाता है। ये क्या है सिलसिला? एक लम्हे के लिए अंदर जाते हैं लफ्ज़ों के। ये लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ी बाकमाल चीज़ें हैं, इनके ऊपर तवज्जो किया कीजिए। आप में से शायद सबके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उस मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा होगा, तो आप कभी कभी सेल्फीज़ या फ़ोटोग्राफी करते होंगे। ये जो फ़ोटोग्राफी लफ्ज़ है, ये 2 लफ्ज़ों से बना है, फ़ोटो और ग्राफ़ी। फ़ोटो से मुराद होती है रोशनी, लाइट, और ग्राफ़ी कहते हैं लिखने को। तो फ़ोटोग्राफी का मतलब है कि मैंने रोशनी से लिखा है। अब क्या खूबसूरत लफ्ज़ है। उसी तरह जो कॉन्फिडेंस लफ्ज़ है, ये भी 2 लफ्ज़ों से बना है, कॉन और फिडेर, जो यूनानी लफ्ज़ है। और ये पुराने जो यूनानी लोग थे, बड़े सूरमा लोग थे, उनको बहुत बातें मालूम थी। तो कौन का मतलब होता है विद, किसी चीज़ के साथ, और फिडेर कहते हैं ईमान को, कि यानी कोई चीज़ आप ऐसे ईमान के साथ करें कि आपको यकीन है कि ये हो जाएगी। ये है कॉन्फिडेंस। तो या तो आप क्रिकेट ऐसे खेलते हैं कि जैसे हमारी टीम खेलती है, या आप ऐसे खेलते हैं जैसे वर्ल्ड चैंपियंस खेलते हैं, तो आपको देख के पता चल जाता है कि भाई इनको कुछ भरोसा नहीं है अपने ऊपर कि ये करने का लगे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई भी काम, कोई इम्तिहान है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ड्राइविंग टेस्ट है, कुछ भी है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि भाई मैं बहुत घबरा के ये इम्तिहान दूँ या ये मैं पूरे एतमाद तरीके से इम्तिहान दूँ, तो अगर आप घबरा के देंगे तो इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि वो गलत करेंगे। बिल्कुल जो आयशा ने बताया कि हवास बाख्ता हो जाएंगे, अच्छी भली चीज़ समझ नहीं आएगी, और वो सलूक होगा आपके साथ जो मेरे साथ पहली जमात से लेके 10वीं तक रियाजी के इम्तिहान में हुआ करता था। अच्छा खासा मुझे मैथ्स आता था, लेकिन आयशा पता नहीं क्या होता है जब पर्चा सामने आता है ना, और मुझे ये होता है कि ये इम्तिहान है, ये यहाँ पे सॉल्व करना है, मुझे 2 का पहाड़ा तक भूल जाया करता था।
और फिर घर आके दोबारा सब याद आ जाया करता था। तो मुझे था ही नहीं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ये करता है कि जो भी आपकी सलाहियत है, जितनी भी वो है, कम से कम वो तो पूरी कर सके ना। और एंग्जाइटी और घबराहट ये करती है कि उस चीज को नीचे ले जाती है। अब क्या किया जाए ये मैं बताता हूं आपको। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक ज़रा सोचने दो में हम बात कर रहे हैं खुद एतमादी और उसके साथ साथ घबराहट और एंग्जाइटी की। जी अदिल हाशमी। आयशा, मैं देखता हूँ कि हम बच्चों को किसी इम्तिहान में जाते हुए या कोई टेस्ट है या ख़ुद भी किसी की कोई प्रेजेंटेशन है या कोई मुश्किल चीज़ है, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रेस एंग्जाइटी कम कर दें और कहते क्या उसको कि टेंशन मत ले। हाँ, ऐसे ही घबरा मत। और ज़्यादा घबराते हैं। मुझे दुनिया में कोई ऐसा शख्स बताएं कि जिसको मैं कहूं कि टेंशन मत ले तो वो ना ले। सही बात। ऐसा है कोई दुनिया में शख्स? खुदा ना खास्ता कोई जहाज में हो, जहाज ऐसे ऐसे हो रहा हो और साथ वाला को कि टेंशन तू मत ले। अरे भाई और क्या करूं? तो ये इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप दुनिया जहां की इस पे किताबें पढ़े ना, तो बेशतर किताबों में जो पहली टेक्निक बताई है स्ट्रेस को एंग्जाइटी कम करने के लिए, वो है डीप ब्रीदिंग। गहरा सांस लें। आप मुझसे कसम उठवा लें, मैं जब भी स्ट्रेस में होता हूं और डीप ब्रीदिंग करता हूं, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है? मेरा नहीं कम होता। पता नहीं आपका कम होता होगा, मेरा तो कभी कम नहीं होता। जिसको पूछो पहली चीज ही वो ये बताता है कि गहरे गहरे सांस लो। अरे भाई, उससे दिल की धड़कन और तेज हो रही है भाई। वो जो मुसीबत सामने खड़ी है वो तो खड़ी है ना। हाँ। उसका कुछ करो भाई। अब एक लम्हे के लिए आ जाइए कि नफ्सियात दान क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए। देखिए, आप तसव्वुर करें कि आप सब लोग या आप में से कोई शख्स जो है वो अपना कारोबार करना चाहता है, एक स्टार्टअप करना है या अपना कोई घर में कोई छोटा सा बिजनेस करना है या कोई दुकान खोलनी है, कपड़ों का कुछ करना है। बाय द वे, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, आयशा भी आजकल सोच रही हैं एक और बिजनेस करने की। एक और? अभी तो पहला नहीं किया। तो इसलिए अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, बल्कि उससे बेहतर अगर आपकी जेब में बहुत से पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आयशा को दे सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपने कोई बिजनेस करना है, तो एक काम तो ये है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, डॉलर एक्सचेंज रेट है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट ने कैसे बिहेव करना है, लोगों के खरीदने का रवैया क्या होगा, हमें कुछ मालूम नहीं है। उस दिन बारिश होनी है, नहीं होनी, इंटरनेट डाउन हो जाएगा तो कैसे चीज़ें बिकेंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में आपके हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, उसकी प्राइसिंग क्या है, ये दो चीज़ें हैं। और वो किस वक्त पे लॉन्च की जा रही कैसे है, की जाएगी, किसको टारगेट करना है आपने, बिल्कुल। कौन सी मार्केट में, वगैरह वगैरह। कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत ने आपको दे दी हैं, अब वो अच्छी हैं, बुरी हैं, वो समझें कि बड़ी मार्केट है, वो ऐसे ही हैं। कुछ लोग जेनेटिकली कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे कि आयशा हैं, इनको मैंने हमेशा पूरे एतमाद देखा है। कुछ लोग जनरली और जेनेटिकली अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, और अगर आगे आयशा आ जाए तो एतमाद और कम हो जाता है। कुछ लोग ज़रा से भारी भरकम होते हैं। अब कोई पहलवान है, कभी आपने पहलवान को घबराए हुए नहीं देखा होगा। अरे भाई, कोई 6 फुट का गबरू जवान है, उसे क्या खौफ है। अच्छा, जो आमतौर से बेचारे महीन से होते हैं या बचपन में बीमार रहे होते हैं, उनका एतमाद हमेशा कम ही होता है। वो उनका जिस्म देख के आपको लगता है कि नहीं, इसको तो डर ही लग रहा है। ये कुछ कुदरती चीज़ें हैं। फिर जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, आपके आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, भाई बहन, स्कूल में आपको क्या उस वक्त हौसला अफजाई की गई थी या नहीं, इससे बहुत असर पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर। ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। एक बड़ी ज़बरदस्त तहकीक देखिए, एक यूनिवर्सिटी है अटलांटा, जॉर्जिया, अमेरिका में, उसका नाम है एमरी कॉलेज, EMORY। वहाँ उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे नौजवान लिए जो जिस्मानी तौर पे बराबर के मजबूत थे, और उनका इम्तिहान लिया कि ज़ोर सब में करीबन बराबर हो। तो एक जो आप में से साथी जिम जाते हैं, जिम में ना एक कोने में डंबल्स के साथ एक वो हैंड ग्रिप पड़ी होती है, हाथ की ग्रिप मजबूत करने के लिए। वो एक स्प्रिंग सा होता है, ज़रा उसके लिए, उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी जवानी में उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज करता था, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। तो वो काफ़ी सख्त होता है वो। तो ये एमरी कॉलेज के रिसर्चर्स ने ये किया कि 2 ग्रुप्स में उनको तकसीम कर दिया।
और उनका टाइम किया कि कितनी देर तक ये रख सकते हैं। वो टाइम 1 मिनट या जो भी था। एक ग्रुप को उन्होंने ये कहा खुफिया तौर पे कि तुम लोग बहुत मजबूत हो, तुम में जोर बहुत ज्यादा है, वो ग्रुप बिल्कुल कमजोर है, तुमने जीतना ही जीतना है। दूसरे ग्रुप को ये कहा तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो बिल्कुल माड़े हो, वो लोग बड़े मजबूत हैं, उन्होंने जीतना ही जीतना है। अब जब इन दोनों का मुकाबला किया, हालांकि पहले टाइम बराबर था, इस ग्रुप का जो टाइम था वो 30% ज्यादा हो गया ये रोकने का, क्योंकि उनको यकीन आ गया कि हम मजबूत हैं। हम मजबूत हैं। सिर्फ उनके कान में ये कहा था रिसर्चर्स ने कि तुम ज्यादा मजबूत हो, उनकी परफॉर्मेंस 30% ऊपर चली गई। बिल्कुल। ये माहौल और एनवायरनमेंट और टीचर्स और पेरेंट्स और भाई बहन का ये किरदार है। अगर ये सारा कुछ ऐसा मिला हो आपको जैसा कि बहुत सारा कुछ मुझे मिला था, तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं मेरी तरह कि भाई ना तुम्हें जुबान आती है, ना तुम्हें वो खेल कूद आता है, ना तुम पढ़ते हो ठीक से, ना तुम ये करते हो, फिर आप मेरी तरह हो जाते हैं। ये तो वो अवामिल हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आ जाइए जो असल बात है कि भाई मेरे कंट्रोल में कुछ है कि नहीं, जो मुझे मिला वो तो सो मिला। 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्फिडेंस जो है तकरीबन इसको आप एक हुनर या एक स्किल समझिए कि ये सीखा जा सकता है। यू कैन लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। अरे जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, खाना पकाना सीखते हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। ये जो मैंने बात बताई आपको, ये माइंडसेट की बात है, मेंटल शिफ्ट की। दूसरी चीज ये कि जो गुफ्तगू अपने आप के साथ आप करते हैं किसी मौके के ऊपर, किसी चैलेंज से पहले, ये जो गुफ्तगू है, ये वो वाले रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस ग्रुप से कहा था कि तुम मजबूत हो और इससे कहा था कमजोर हो। तो आपने अपने आप के साथ जो गुफ्तगू करनी है वो ये नहीं करनी कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो नालायक हो, तुमसे तो हो ही नहीं सकता। अपने आप के साथ गुफ्तगू आपने करनी है, आई कैन डू इट। ठीक है ये मुश्किल है, ठीक है पहले नहीं हुआ, लेकिन मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। जो सेल्फ टॉक है ये बहुत बड़ा वेरिएबल है इस चीज में कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। आखिरी एक चीज, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस जो है ये 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा होता है। एक बाइसिकल है, इसके पहिए 2 हैं। एक पहिया जो है वो है आई कैन डू, ये जो चैलेंज है मेरे सामने, मैं कर सकता हूं, बार बार अपने आप से ये कहना। दूसरा पहिया जो है वो ये है कि मैं ये पहले कर चुका हूं, आइंदा भी कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंस जो है वो जब आप मुताद्दिद बार किसी चीज़ में से गुजरते हैं तो फिर बेहतर होता है। अब अगर मुझे आज जहाज़ उड़ाना पड़ जाए और जहाज यूं जा रहा हो तो भाई मैं अपने आप को 100 दफा ये कह लूं कि आई कैन, लेकिन मैंने कभी जहाज के कॉकपिट पे भी नहीं गया तो मुझे कुछ स्किल तो चाहिए ना। सिर्फ हवाई बात से तो काम नहीं चलेगा। आगे भी दिलचस्प बात है, लेकिन वो हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक ज़रा सोचने तो में हम बात कर रहे हैं खुद को मज़ीद खुद एतमाद कैसे बनाया जा सकता है। अदील, इससे पहले कि आप आगे ही बढ़ते चले जाएं और आपको कोई रोकने वाला ना हो, नहीं रुकिए। आप जो पिछली ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं उससे रिलेटेड एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। आप सब जानते हैं हमारे शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैंने अपने बेटे को वहाँ दाखिल कराना था। अब मैं अपनी ज़िंदगी के पहली दूसरी पायदान पे खड़ी थी। बहुत अच्छा पायदान नहीं था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि मैं गुजार लूँगी इसमें से किसी ना किसी तरह। तो मैंने उसको टेस्ट प्रिपरेशन शुरू करा दी। उसका एक नॉर्मल सा स्कूल था जिसमें वो जाता था और उसकी 1-to-1 मैं खुद करती थी। अंग्रेज़ी मैं खुद भी पढ़ाती थी, मैं भी पढ़ा लेती थी, टीचर्स भी पढ़ा लेते थे। वो जो एक्स्ट्रा राइडिंग, एक्स्ट्रा स्विमिंग, एक्स्ट्रा जितना कुछ होता था ना, वो मैं अफोर्ड ही नहीं करती थी, लिहाजा मैंने नहीं कराया। अब पेरेंट्स की वो जो गुफ्तगू होती है, अगर आप कभी सुने, कभी देखा हो, ऐसे जो बड़े स्कूल्स होते हैं उनके बड़े एक ग्रुप्स बने होते हैं पेरेंट्स के, और उसमें हर लम्हे की एक अपडेट आ रही होती है कि अब मेरे बेटे ने इतना कर लिया, इतने मॉक टेस्ट हो गए। मेरे बेटे ने कोई मॉक टेस्ट नहीं किया था। मेरे बेटे ने कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना बूझी कोई इंटरव्यूई वो नहीं किया था, सेशन नहीं किया था। और उसके ऊपर ये कि मैंने 1 हफ्ता पहले उसको, यानी मैं देख रही थी पेरेंट्स दिन रात आंखों में तेल डालकर पढ़ा रहे थे, और मैंने क्या किया, मैंने 1 हफ्ता पहले जो उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया, उसके साथ खेलने शुरू कर दिए। यानी जो 7 दिन थे उसमें हमने कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं की,
कोई मैंने उसे मतलब जैसे कहते हैं ना मेजरमेंट्स ये होती हैं और फलाना, कुछ नहीं सिखाया। और पेरेंट्स ये सुन के हैरान थे कि ये बच्चा तो बिल्कुल पास नहीं होगा। और मैंने कहा बेटा जा अल्लाह के हवाले, तूने पेपर देना है, तू जा पेपर जाने। और उसने पेपर दिया, वो क्लियर कर गया। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन डाला हुआ था, जो बच्चों को मार मार के पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं खुद भी इन्विजिलेशन करती थी तो मैं देखती थी वो बच्चे बैठ जाते थे, पेपर देने से पहले बीच में ही बैठ जाते थे, वो इधर उधर देखने लगते थे कि उनको वो टेस्ट एक मुसीबत लग रहा होता था कि जान छूटे इससे। कहने का मकसद इस किस्से को सुनाने का ये कि जब कोई ऐसी बहुत बड़ी चैलेंज आपके सामने आ जाए तो खुद पे इतना एक्सेस बोझ ना डालें कि आपकी अपने दिमाग के गोडे गिट्टे रह जाएं। थोड़ा सा खुद को ब्रीदर दें और ख़ुद को नॉर्मल रखें कि जितना ज़्यादा कम प्रेशर लेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल सही बात। आप तसव्वुर कीजिए कि ये घबराहट और एतमाद जो है ना, ये एक ही सिक्का है। इसकी एक तरफ एतमाद है और एक तरफ घबराहट है, और काम वही है कि इम्तिहान पास करना है, कुछ भी है। तो या तो आप कॉन्फिडेंट हैं या आप एंग्शियस हैं। तो इसकी तो क्या फ़र्क है? और अभी इम्तिहान पास नहीं हुआ, अभी हुआ कुछ नहीं है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर आपकी तवक्को ये है कि नतीजा अच्छा आएगा तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपकी तवक्को ये है कि बुरा आएगा नतीजा तो फिर आप एंग्शियस हैं। वालिदैन आम तौर से ये करते हैं, बिलखुसूस स्कूलों कॉलेजों के एडमिशन टेस्ट के ऊपर, कि बच्चे के ऊपर ऐसा प्रेशर डालते हैं कि अगर नतीजा अच्छा ना आया तो आसमान गिर जाएगा, दुनिया तारीक हो जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेर हो जाएगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें हम मोहब्बत नहीं करेंगे। तो हमारी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर जो है उसका इन्हसार इस बात पे है कि तुम इम्तिहान पास करो या टॉप करो या नंबर अच्छे हैं, या फला स्कूल या कॉलेज में दाखिला लो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब ये बताइए कि खुदा न खास्ता आपके कंधों के ऊपर ऐसा कोई बोझ हो, मुझे को कहे कि भाई खुदा न खास्ता हज़ारों लाखों जानों का आपके ऊपर वज़न है, तो मैं तो चलना ही भूल जाऊंगा भाई, मैं चलना भूल जाऊंगा अगर मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो। तो पहला काम तो ये कीजिए कि इस प्रेशर को जो खुद डाला हुआ है इसको हटाइए अपने ऊपर से, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक गलत और आम बात भी आजकल बहुत हिट हुई हुई है कॉन्फिडेंस को लेके, और मैं बताता हूँ कि वो बात शुरू कैसे हुई थी और कैसे वो बात गलत है। एक बहुत बड़ी टेनिस स्टार है वीनस विलियम्स। उन्होंने किसी इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा होगा कि भाई आप टेनिस खेलती हैं और इतने आपने ग्रैंड स्लैम जीते हैं तो आप घबराती नहीं, कुछ कहा होगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा फेक इट टिल यू मेक इट। ये वीनस विलियम ने एक इंटरव्यू में कहा। ये बात पता नहीं कैसे वायरल हो गई और कॉन्फिडेंस से जुड़ गई कि अगर आप पूरे एतमाद नहीं हैं तो आप अगर बनावटी तौर पे बन जाएं तो फिर हो जाएंगे। अरे भैया, ऐसे कब होता है? मैं अगर बनावटी तौर पे डॉक्टर बन जाऊं, पायलट बन जाऊं, क्रिकेटर बन जाऊं, तो क्या वो मैं बन जाऊंगा? तो मैंने इसको जरा सा चेंज किया है। मैंने फेक इट टिल यू मेक इट को किया है फेस इट टिल यू मेक इट। वेरी नाइस। तो जो भी चैलेंज दरकार है उसे जब कुछ दफा फेस करेंगे तो उसका जो एक देव है कल वो कम हो जाएगा, उसका वो खौफ। एक और दिलचस्प बात, फिर आएंगे आपके सवालों और आपकी गुफ्तगू की तरफ। ये हम काउंट कर रहे हैं कि कितनी जो है आखिरी बात है। ये बस आखिरी है। हाँ, बस इसके बाद बस 2 और हैं। देखा, ये आखिरी और फिर 2 और हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात, कुछ साथी मेरे पास आते हैं, कोई ओवर कॉन्फिडेंट, कोई अंडर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस का एक किस्सा सुन लीजिए, क्योंकि हमने ओवर भी नहीं होना, अंडर तो नहीं होना, क्योंकि फिर तो हमारा वो हाल होगा जो हमारे बैट्समैन का होता है बड़े मैचेस में, वो भी नहीं होना, लेकिन ओवर भी नहीं होना। ओवर क्यों नहीं होना? 1995 में एक नौजवान था, 20-22 साल उसकी उम्र होगी, उसका नाम था मकार्थर व्हीलर। उसने कहीं ये सुन लिया था, बल्कि देखा होगा मेरी तरह, कि बचपन में, आप पता नहीं आपने ऐसा बचपन गुजारा है कि नहीं, मैंने और आयशा ने तो गुजारा है, हमें मिला करती थी इनविजिबल इंक। तो उससे आप सफ़ेद कागज़ पे कुछ लिखें तो दिखाई नहीं देता था, तो आप किसी को दे दें। जिस शख्स को वो ख़त या पर्चा मिलता था वो उसको टोस्टर के ऊपर या आग के पास रखे तो फिर उसमें से इंक नमूदार हुआ करती थी, तो वो इनविजिबल इंक हुआ करती थी। अच्छा, वो कोई जादू वादू नहीं था उसमें, वो लीमू का रस होता है ऐसा, तो लीमू का रस से लिखो तो दिखाई नहीं देता, और जब वो हल्का सा जल जाता है तो उभर आता है वो। तो ये जो भाई थे मकार्थर व्हीलर साहब, इन्होंने ये तजुर्बा किया था कि लीमू के रस से चीज़ें गायब हो जाती हैं। इन्होंने, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, इन्होंने अपने मुंह के ऊपर लीमू का रस लगाया,
और ये बैंक लूटने पहुंच गए और बंदूक लेके बैंकर के पास गए और कहा कि निकालो पैसे। तो वो उन्होंने दे दिए कुछ पैसे, ये लेके तो घर आ गए। शाम को पुलिस घर आ गई क्योंकि कैमरे लगे हुए थे। तो इनको यकीन नहीं आया कि पुलिस ने मुझे देख लिया है, क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि भी लीमू के रस से तो मैं छुप गया हूं, है इनविजिबल हूं, कि इन्होंने अपना मुंह ढांपा भी नहीं। और जज हैरान हुआ कि ये नहीं कह रहा कि मैंने डाका नहीं डाला, ये कह रहा है कि आपको नजर कैसे आ गया। ये जब किस्सा छपा अखबार में तो दो प्रोफेसर्स ने, एक का नाम था प्रोफेसर डनिंग, एक का नाम था प्रोफेसर क्रूगर, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये बंदा पागल है, कौन है। उन्होंने जब तहकीक शुरू की तो उन्होंने एक फिनोमेना जो था वो डिस्कवर किया, और वो ये है कि जब इंसान को किसी मौजू के बारे में बहुत कम पता हो तो इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। इसीलिए आप जब किसी आलिम फाजिल से या किसी स्कॉलर से बात करें तो वो कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत कुछ पता है, वो कहते हैं कि मैं इस मजमून या मौजू का तालिब इल्म हूँ, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है। कह रहे भाई ये तो बहुत वसी समंदर है। और कोई बच्चा जब मेडिकल स्कूल में जाए या कोई फ़लसफ़े में पहले सेमेस्टर में जाए, वो अपने आप को पूरा डॉक्टर या पूरा फ़लसफ़ी समझता है। तो इसलिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो ध्यान कर लें, वो मकार्थर व्हीलर भी बहुत कॉन्फिडेंट था, इसका बस ध्यान कर लें। ऐसे में वो बादशाह का किस्सा याद है आपको कि कपड़ों जिसको वाला? इनविजिबल क्लोक पहनाई थी और वो कैसे उसके वजीर ने उसको चंपक बनाया, बेवकूफ़ बनाया। उसे कहा कि ये एक जादू की आपकी पोशाक है, इसे पहनकर आप गायब हो जाएंगे। और बादशाह बेचारा कोई भोला भाला था, सीधा साधा मेरी तरह, उसने बात सुन ली। अब वो पोशाक पहनकर तो आ गया अपने दरबार में। अब डर के मारे कोई ना कहे कि बादशाह तुम क्या करके आ गए हो, कि ये पोशाक तो नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बादशाह जो था, अब ये इस बात पे कॉन्फिडेंट था कि मैं तो इनविजिबल हूँ, लेकिन नज़र तो सब कुछ आ रहा था। तो वो भी बेचारा ओवर कॉन्फिडेंट था। आखिरी एक दिलचस्प बात, ये हमने अब तक जो बातें की ये एक इनफरादी लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं कि कौमें जो हैं वो इकट्ठे हो के कॉन्फिडेंट हो जाती हैं मजमूई तौर पे। नेशनल कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ है, ये भी दिलचस्प बात है। मिसाल के तौर पे आप सोचिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी का जहन कहीं है, किसी का कहीं है। अगर अभी कौमी तराना बजे यहाँ पे, हम सब एकदम जैसे कहते हैं ना एक पेज पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वील फील वी आर कनेक्टेड टू ए सिंगल थिंग। ये कितनी दिलचस्प बात है। 1998 में जब हमने एटमी धमाका किया था तो बहुत इकोनॉमिकली वो बहुत मसला था कि सैंक्शन लग गई थी, इकॉनमी हिल गई थी, डॉलर फ्रीज हो गए थे, इकॉनमी को बहुत एक झटका लगा था। लेकिन मजमूई तौर पे वी बिकेम ए मोर कॉन्फिडेंट नेशन, क्योंकि सारी कौम को ये पता चला था कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर कोई काबिज नहीं हो सकता। सो वी बिकेम नेशनली कॉन्फिडेंट। तो ये नेशनल कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ है, इसके ऊपर काम शुरू कर दें। ये एक ऐसी मछली है जो घूमती रहेगी, ये काबू में नहीं आएगी, कभी कभी आ जाएगी और फिर निकल जाएगी। आखिरी एक बात, मैंने कहा था ना आखिरी के बाद 2 बातें, 11 बातें हो चुकी हैं, 2 हुई हैं, नहीं 11। आखिरी एक बात, जाहिर है जिंदगी में ऐसे मराहल आएंगे कि हम घबराएंगे, तशवीश होगी, खौफ आएगा, भाग कांपेंगे, और ऐसा भी मौके आएंगे हम समझेंगे अरे सारी दुनिया हमारे ताबे है और हम बड़े मजबूत महसूस कर रहे हैं और ऐसी की तैसी सबकी, ये सब होगा। ये जो दोनों एक स्पेक्ट्रम पे चीज़ें हैं, घबराहट और एतमाद, ये फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं। और आपकी ज़िंदगी में और किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई एहसास ऐसा नहीं है जो मुस्तकिल रहे, वो बदलते रहते हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। सिर्फ ये है कि जब पूरे एतमाद हों तो ज़्यादा नहीं होना, और जब घबराएं तो ज़्यादा नहीं घबराना, बीच में रखना है उसको, पलड़े को बीच में करके। जी आयशा, बातें तो आपने बहुत ही दिलचस्प की हैं, लेकिन अब जानना ये है कि हमारे ऑडियंसेस क्या सोचते हैं और उनके पास हमारे लिए कौन से मुश्किल और पेचीदा सवाल आते हैं। जी जनाब, मैं और जो मैंने पहला सवाल किया था उसका किसी साथी ने जवाब भी देना है कि अपनी जिंदगी में किस पायदान पर मौजूद है। अच्छा, पायदान लफ्ज़ है जी, अच्छा लफ्ज़ है। हाँ। और जिसमें वो पान की पीक थूकते हैं उसे कहते हैं पीकदान। पीकदान, हाँ। अच्छा, मुझे ज़िंदगी में कभी यकीन नहीं होगा कि आपने किसी उर्दू के लफ्ज़ का मफ़हूम या कोई उर्दू का लफ्ज़ मुझसे पूछा, क्योंकि खुद को तो आप तकरीबन बाबा है उर्दू समझ। नहीं, तकरीबन नहीं, मुकम्मल। देखा, मैं पूरे तमाद हूँ वो मकार्थर व्हीलर की तरह। जी बिल्कुल
बस बैंक ना लूटने पहुंचिएगा। जी कोई जनाब। साथी, जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सलाम। नाम अली अदनान है और आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। दोनों से? ऐसी जी बिल्कुल दोनों से। ओके। ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई रोज़मर्रा की चीज़ जो आप करते हैं और आपको बहुत घबराहट महसूस होती है और उसको कवर करने के लिए आप क्या करते हैं? मेरी तो बहुत इसका जवाब ये देंगे क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मैं कभी घबराई हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये मुझसे नहीं होगा। मैंने अगर कभी सांप को भी पकड़ा है ना तो ये सोचकर पकड़ा है कि ये मैनू कुछ नहीं कहेगा, वो कहे ना कहे ये उसकी सवाबजीद है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुझे ये फर्म बिलीफ है कि ऊपर बैठा है कोई जो मुझे बचा लेगा, मैं तो उसी के भरोसे हूँ। आप बताइए। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं रोज़मर्रा की भी वैसे भी कि जिनको सोच के करके मुझे खौफ आया करता था। अब तो कम हो गए, मेरी उम्र इतनी हो गई कि अब खौफ थक गया। लेकिन पीटीवी पे रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी जब पहले, तो मैं बहुत घबराता था। लाइव रिकॉर्डिंग में मुझे बहुत खौफ आता है, अब भी मुझे खौफ आता है, इसलिए मैं करता ही नहीं। स्टेज पे जाने से पहले मुझे खौफ आता है। मुझे वैसे ट्रैफिक में रुक के भी खौफ आता है। मुझे अभी तक ये खौफ है, पहले ज़्यादा था अब कम है, कि कहीं कोई नॉक होगा, कोई डाकू ना आ जाए, या कोई गाड़ी को टक्कर मार के सड़क के ऊपर कोई बदतमीज़ी ना करे, या ट्रैफिक जमी हुई फंसी हुई है तो ये ना हो कि आगे कोई नौजवान आके गाड़ी को तोड़ दें। हालांकि कोई ऐसी बात आज तक नहीं हुई, लेकिन मुझे आज भी ये खौफ रहते हैं। अच्छा, इनकी बातों से मुझे याद आया, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो मुझे पानी से, वैसे मुझे पानी बहुत पसंद है लेकिन स्विमिंग से मुझे खौफ आता है और अभी तक मैं उसको कवर नहीं कर पाई हूँ। आई इंटेंड टू डू दैट। सॉरी। आपकी ये बात मुझे पानी पानी कर दिया। जी बिस्मिल्लाह। और कौन सा साथी कोई सवाल करे, या वो जो मैंने स्केल पूछी थी उसका भी कोई जवाब देना? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुदेश है, मैं बालाकोट से आया हूँ। मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ, ज़्यादा एतमाद में आकर कभी आपने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है? जरूर पहुंचाया हुआ। एतमाद में तो ये हैं हर वक्त कॉन्फिडेंट। इन्होंने अगर खुद को नहीं तो किसी और को जरूर पहुंचाया होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना नुकसान ज़रूर किया होगा, कभी किसी और का नुकसान नहीं किया। लेकिन ऐसा होता ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा एतमाद से इंसान अक्सर अपना या किसी और का नुकसान कर बैठता है। आपने किया है कभी? बिल्कुल किया है, Very अपना ही किया है वैसे। गुड। और ये क्लास है 7वीं 8वीं क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं बहुत अच्छी खेलता था टेबल टेनिस, और फाइनल मैच मेरा आ गया, वो इंटर स्कूल ही था, और वो जो लड़का था वो लेफ्टी था, उसका नाम था मुस्तफ़ा, आज तक मुझे याद है। और बेस्ट ऑफ 3 का मैच था, और तीसरी गेम थी, एक वो जीता एक मैं जीता, और तीसरी गेम थी और 21 पॉइंट्स पे ख़त्म हुआ करती थी, अब तो पता नहीं कितने में होती है। तो उसके 16 थे और मेरे 20 थे, और सारा स्कूल वहाँ मौजूद था, टीचर्स मौजूद थे, और मुझे था कि अब तो हो गया, अब तो जीत गया, अब तो मैं जीत ही गया, अब तो 20 कर लिए, 21 क्या है। भाई का सीन है। तो मैंने पहले ऐसे शॉट मारी, वो नेट में चली गई, तो टीचर ने दूर से कहा कि ध्यान से ध्यान से। मैंने कहा अरे भाई कोई ध्यान व्यान से नहीं, हो गया बस। मैं अगली बॉल आई, मैंने फिर की, फिर 17 हुए, फिर 18 हुए, फिर 19 हुए, फिर उसके 20 हो गए, और फिर वो मैच जीत गया। अल्लाह। और मैं कई रातें नहीं सोया उसके बाद, और आप देखिए 7वीं जमात में ये हुआ था, और आपको भी मेरा बेटा 10वीं जमात में है अब, लेकिन मैं वो नुकसान नहीं भूला जो मैंने अपना ही किया था। और भी बहुत से किए, वो बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन बिल्कुल मैंने ये किया था। और कोई साथी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ दानियाल। सर आपने पहले पूछा था कि आप कौन से स्टेप पे अपने आप को फील करते हैं, तो सर मैं फ़िलहाल अपने आप को तीसरे स्टेप पे फील करता हूँ कि मैं अभी तीसरे स्टेप पे हूँ। अभी ऊपर भी बहुत कुछ करना है, जाना है। वेरी नाइस। ऊपर ही जाना है, नीचे तो जगह ही नहीं रहेगी भाई। बहुत ही नीचे ऊपर कितना आएंगे? ऊपर सर, तो बहुत ही ऊपर नहीं जाना, बस मसलन के अभी बाकी रहता है कुछ करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सीढ़ियाँ अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। जी अभी हो रहा है। चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपने पहले ये फरमाया कि हम हर टाइम कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, तो ये फरमाइएगा कॉन्फिडेंट रहना और मोटिवेटेड रहना, इसमें क्या फ़र्क है? और जो मोटिवेशन है क्या वो भी कॉन्फिडेंट ही है? गुड पॉइंट। अच्छा, आपने साथियों ने जिनको मोटिवेशन जो चीज़ है इसको ज़रा देखने का शौक़ है, इस बला से ज़रा बच के रहिए। ये बनावटी है। जैसे जब शुगर खाते हैं ना तो एकदम बॉडी में एक शुगर रश आता है, लेकिन ये नकली होता है, क्योंकि ये बस यहाँ तक ही होगा, फिर ये बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपकी डाइट डिसिप्लिन होगी ना, प्रोटीन्स बैलेंस होंगी, फैट बैलेंस होगी, तो वो सस्टेन्ड रहेगी आपकी एनर्जी। तो शुगर जो है वो एक नकली स्प्रिंट है,
और जो रेगुलर डाइट है वो है कि आप मैराथन भाग सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन में यही फ़र्क है। कॉन्फिडेंस काफ़ी देर तक चल सकता है, मोटिवेशन ये है कि किसी ने इंजेक्शन लगाया, आपने वो गाना सुना है, कोई बात सुनी है, किसी ने कुछ कहा है कि आपको एकदम से एनर्जी आई है, फिर गिरती भी है एनर्जी। अच्छा, अब नौजवानों में ये बड़ा मसला है कि उन्हें को काम करना हो तो वो चौथे दिन आते हैं मेरे पास कि सर ख़त्म होगी मोटिवेशन। 3 दिन तो ठीक थी या 2 दिन या 4 दिन, उसके बाद मोटिवेशन जो है ना वो गिर गई नीचे। मुझे ये बताइए कि कायदे आज़म ने कभी जिक्र किया मोटिवेशन का? उन्होंने जिक्र किया डिसिप्लिन का। सो इट इज़ डिसिप्लिन। तो जब डिसिप्लिन ठीक रखेंगे ज़िंदगी का तो आपकी कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा और ये वो सस्टेन एनर्जी है जो चलती चली जाएगी बहुत देर तक। मोटिवेशन से बचें, ये वो शॉर्ट टर्म है, फ़ौरन के फ़ौरन। अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन, देखें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को भी तो आपने, उनका भी तो घर बनाना है, तो उनके लिए भी ये मोटिवेशन की जो टर्मिनोलॉजी है रिलेटिवली बहुत नई है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत नए हैं। अदील बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म स्पार्क है जो आपके अंदर आता है और चला जाता है, और बाज़ औक़ात किसी के बहुत दिलवाने से भी आपको मोटिवेशन ही नहीं आती है। तो इस चीज़ से वाकई अपने आप को, अपना दामन ज़रा बचाना चाहिए। कॉन्फिडेंस की गेम खेल लें, उसमें नाकाम हो जाएं जैसे इन्होंने नाकामी फेस की, बिकॉज उसमें मोटिवेशन का कोई अमल दखल नहीं है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, और मैं कहती हूँ खुदा की कसम मोटिवेशन नहीं है, बस अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है वही है बहुत ज़्यादा, कि जो भी होगा बस गुजर जाएंगे। तो यही सोचें कि जो भी होगा इस फेज़ में से निकल जाएंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप रॉक बॉटम टच करते हैं, बिल्कुल सी बेड में बैठ जाते हैं, तो उससे नीचे क्या है? कुछ भी नहीं। तो उसके बाद तो उठना ही है ना आपने। तो जब आप खुद को रोज़ ये बताएंगे कि इससे नीचे कुछ नहीं है, जैसे अभी अदील कह रहे थे कि 3 से नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, जब तक अब आप खुद को बताते रहेंगे तो आप यकीनन ऊपर ही जाएंगे। शेर ये है कि हमने उसे घंटों मोटिवेट किया, वाह, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। वाह वाह वाह। अच्छा, इतनी अच्छी बातें की हैं, पहली बार इतनी ताली पड़ी है शेर की। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात ये है कि बॉडी शेमिंग जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन इतना सुबक शख्स ये बात कहे, ज़रा जैकेट उतरवा के देखी जाए तो इनका वेट बस इतना सही है, फूंक मारने से भी गिर जाएंगे। एनीथिंग एल्स? कोई और साथी शेयर करे? जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है, मैं वॉल सिटी अंदरून से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा सवाल मैडम आयशा से है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप पहले करते हुए घबराती थी लेकिन अब नहीं? मैं इससे पहले, मैं तो इतना मुतासर हूँ हैदर अली से कि इन्होंने खुद ही कह दिया है कि मैं तशरीफ़ लाया हूँ। आम तौर से मेहमान के बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह से तशरीफ़ लाया, तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस है वैसे हैदर। उन्होंने अपने आप को इतनी इज्जत दी है तो आप उसे, हम यही तो सिखा रहे हैं। मैम सॉरी, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा शो में आया हूँ। वेरी गुड। मेरे लिए पहली दफ़ा आया हूँ, तो मैं खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस दूंगा इस बात। बहुत अच्छी एक्सीलेंट, बात। वेल डन, वेल डन। मेरा हैदर से एक सवाल है, तो जब आप आए थे, क्योंकि पहली दफ़ा ही आए थे, तो क्या कॉन्फिडेंस हल्का हल्का शेक कर रहा था या कॉन्फिडेंट ही थे जब आए थे? सर जब मैं पीटीवी स्टेशन से एंटर हुआ ना गेट से, तो थोड़ा घबराहट में था। मैंने सोचा बस जब सवाल करूँगा क्या करूँ, कैसे करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में फ़र्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है। एक्सीलेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया मैडम आयशा से। अब मुझे ये जवाब दें कि आपकी लाइफ पहले आप कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आप घबराती थी लेकिन अब नहीं? आप जवाब दे हों ज़रा अवाम की अदालत जनाब, में। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। और मैं पहले किस चीज़ से घबराती थी, मैं खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब ज़िंदगी के अवाइल में मुझे लगता था कि एक इंतहाई अनइंटरेस्टिंग सा काम है, ये कौन करता है, क्योंकि वालदा हमेशा किचन संभालती थी और इतना खूबसूरत संभालती थी कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे यहाँ शाम की चाय पर बड़े बड़े लोग बैठते थे, पीटीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर शहनशाह नवाब और उनका पूरा, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग, कई एक्टर्स, मतलब फ़रीदा खानम जी, मतलब हमारे यहाँ शाम को चाय पर बैठक होती थी। और आपने जब ये सब होते देखा हो, और अम्मी एफर्टलेसली चाय, मतलब कोई 50 लोगों की भी चाय खुद ही अकेले अरेंज कर लेती थी मुलाजमों के साथ, तो मुझे लगता था ये तो बड़ा बोरिंग सा काम है, इसमें क्या है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो इतना आसान दिखाती थी कि लगा ही नहीं कि ये भी कोई इंटरेस्टिंग काम है। या मतलब मुझे हमेशा लगता था कि यार इसमें बहुत वक्त लगेगा, मैंने नहीं करना, घबराहट होती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया ज़िंदगी में कि मैंने
कुकिंग को खुशी से और अपने दिल की ख्वाहिश से करना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज कि ये भी एक इतना बड़ा आर्ट है, क्योंकि इसके ज़रिए आप इतना खुद भी खुश होते हैं और जो खा रहा होता है उसके चेहरे पे जो मतलब एक खुशी होती है, वो देखकर जो खुशी आपको महसूस होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल मैं इस एक चीज़ से, किचन की गर्मी से और चिपचिपाहट से बहुत घबराती थी और प्याज काटने से घबराती थी, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उसको जब रोज़ रोज़ करना शुरू किया शौक से तो लगा कि नहीं यार ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने कभी की है कुकिंग? बिल्कुल की है। और क्या बनाया आपने? कौन सा बम फाड़ा है आपने किचन में? बनाया तो मैंने चिकन कढ़ाई का कुछ सालन था, बना वो बिल्कुल कुछ और। उसके बाद से नहीं की। वाह, अच्छा कहा उन्होंने, चिकन तबाही। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी आलू गोश्त जो थे वो इन पर्दों के रंग के आलू गोश्त बनाए हुए हैं इनिशियली, मतलब बिल्कुल काले बम जैसे, और बहुत कोशिश की लाल रंग डाल के कि इनका रंग थोड़ा बेहतर हो जाए, पर जितना लाल डालती थी उतना काला हो जाता था। ये कौन सी साइंस है भाई? तो इसलिए अगर आपको आयशा अपने घर मधु करे आलू गोश्त खाने के लिए, तो आपने उस इतराफ नहीं करना वहाँ जाने का, वो वक्त आपने रद्द कर गुजर देनी चुका है अदील हाशमी, और आप खुद भी मेरे घर कई दफ़ा मधु हो चुके हैं और कई दफ़ा आपने खाना खाया है। अब आप ऐसे चेहरे मत बनाएं। जी हम अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्रिकेट के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? इनसे मत पूछें। मैं बताता हूँ। नहीं मुझे बताने दें। एक किस्सा सुने बड़ा दिलचस्प। किस्सा ये है कि दुनिया क्रिकेट का 1930 की दहाई का एक बेताज बादशाह है, उसका नाम है डॉन ब्रैडमैन। अब तो वो सर डॉन ब्रैडमैन है। और उनकी दुनिया में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा एवरेज थी, क्योंकि उस ज़माने में टेस्ट मैच हुआ करते थे, तो 99 रन उनकी एवरेज थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके पास क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि आप आउट नहीं होते? तो कोई भी गेंद कहीं में लग के आउट तो इंसान हो ही सकता है ना, कितना बड़ा बैट्समैन, वो आउट नहीं आप होते, इसकी क्या वजह? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो कॉन्फिडेंस का बेहतरीन जवाब है। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, मैं जब खड़ा होता हूँ और दुनिया का तेज़ तरीन ख़तरनाक तरीन बॉलर भागता हुआ आ रहा होता है और मैं उसको देखता हूँ, मुझे यकीन होता है कि ये बंदा मुझे आउट नहीं कर सकता। कहता है ये आधा है जवाब। कहते हैं लेकिन दूसरा आधा ये है कि वो जब तेज़ तरीन बॉलर भागता हुआ आ रहा होता है और वो दूर से मुझे देखता है, उसको भी यकीन होता है कि मैं इसको आउट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा क्या ख्याल है क्रिकेट के बारे में? मैं जब देखता हूँ अपनी टीम को खेलते हुए किसी अच्छे बॉलर के खिलाफ, मुझे यकीन होता है कि ये जो माठा सा बॉलर है ये हमारे बैट्समैन को आउट कर लेगा, लेकिन मुझसे ज्यादा उस बैट्समैन को यकीन होता है कि ये मुझे आउट कर लेगा। और मैंने उस दौर में क्रिकेट जुबानी याद है मुझे 1986 से 1999 तक का जो दौर था क्रिकेट का पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान चोटी की टीम थी और हम जब कोई मैच हारते थे तो ये हैरानकुन बात हुआ करती थी, अरे हम मैच हार गए, ये कैसे हो गया? हम तो हारते नहीं थे, और जब हारते थे तो एक ट्रेजेडी हुआ करती थी, नेशनल ट्रेजेडी। लोग अफसोस किया करते थे एक दूसरे से कि यार हम मैच हार गए यार, ये कैसे? तो मैं तो उस जमाने में, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रिकेट जो है उसको देखना ही बंद कर दिया, ये बल्कि क्रिकेट ने अपने आप को मुझे दिखवाना बंद कर दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं इन डिफेंस ऑफ माय क्रिकेटर्स आई वुड से कि देखिए अटेंशन स्पैन्स कम हुए, एकदम से कमर्शलाइजेशन का दौर आया, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई हमारी टीम की जो अटेंशन स्पैन्स हैं ऑन अदर थिंग्स। सो आई थिंक जब हम उन्हें पुश करेंगे कि वो अपने क्रिकेट को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें एंड टीम के लिए वो यूनानिमस एफर्ट खेलें, तो क्रिकेट बेहतर हो सकती है, हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महक अली है एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सर अदील कि आप क्या करते हो पूरे एतमाद महसूस करते हैं? मैं जब नौजवानों की कोचिंग करता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई टॉक देता हूँ, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है इस बात पे, दो बातों पे। एक तो ये कि जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस पे मैंने तहकीक अच्छी की हुई है, आई फील कॉन्फिडेंट, और इस बात पे भी कि लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो उनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। स्विमिंग करते हुए मैं काफ़ी महसूस करता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डूबूंगा नहीं, जो आयशा महसूस नहीं करेंगी स्विमिंग करते हुए। मैं जब कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ पोइट्री वगैरह, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होता हूँ,
कोई खाना खाते गलत- बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ। गलत शेर नहीं पढ़ सकेंगे आप, ये कॉन्फिडेंस होता है आप में? हाँ, मुझे होता है कॉन्फिडेंस कि मुझे जब शेर याद है और स्टेज के ऊपर पढ़ना है या लोग हैं या फलाना, तो मुझे होता है कि मैं भूलूंगा नहीं इस शेर को। हालांकि मैं कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन 100 में से एक दफ़ा भूलता हूँ। तो मुझे आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जो मेमोरी है, जो मेरा हाफजा है, वो मेरे हाजमे से ज़्यादा मजबूत है। ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रा सोचने दो से आज हमने जिसकी डिस्कशन का हमारा आगाज़ था खुद एतमादी, और उसके साथ साथ घबराहट, एंग्जाइटी कैसे दूर किया जाए, कैसे ख़ुद को ज़्यादा पुरएतमाद, खुद एतमाद बनाया जाए, कैसे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से बचा जाए, ये सब बातें हमने की। हमने अपने बहुत सारे तज्ज़ियात आपको दिए। अब आपका क्या सोचना है, हमें फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आयशा जहां ज़ेब और अदील हाशमी को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।